तो नेक्स्ट टॉपिक आपका वेक्टर में जो है पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। अभी तक आपने जो पढ़ा हुआ था कि वेक्टर क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज विच आर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। जिन क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, दैट आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। और वेक्टर क्वांटिटीज को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हो? एक एरो से। वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करते हो आप एक एरो से, ठीक है। तो वेक्टर की एक प्रॉपर्टी जो हम पढ़ने जा रहे हैं, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। ये जो प्रॉपर्टी है आपका वेक्टर की, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। आप ये प्रॉपर्टी का यूज करके वेक्टर्स के जो कैलकुलेशन है उनको बहुत ही ज़्यादा इजी कर सकते हो। जो पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर है वो प्रॉपर्टी जो वेक्टर की अप्लाई होती है, तो उसकी वजह से जो वेक्टर्स के क्वेश्चन है आपका, वेक्टर के जो कैलकुलेशन है वो काफ़ी ईजी हो जाता है। तो क्या होता है पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर, उस चीज़ को समझते हैं। पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर का मतलब क्या है? पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर का मतलब क्या है? जैसे सपोज आपका एक ही वेक्टर है, ये वेक्टर है आपका, ठीक है। तो ये वेक्टर आपका जिस लाइन में वर्क कर रहा है, देखो आप इस लाइन में वर्क कर रहा है, ऐसे इस एक्सिस में या इस लाइन में वर्क कर रहा है। ये वेक्टर जिस लाइन में वर्क कर रहा है इसको हम बोलते हैं इसकी लाइन ऑफ एक्शन। इसको बोलते हैं इसकी लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है। सपोज ये वेक्टर है और ये वेक्टर इस लाइन ऑफ एक्शन में मूव कर रहा है। लाइन ऑफ एक्शन का मतलब बेसिकली आपका जिस लाइन में चल रहा है, जैसे ऐसे चल रहा है आपका, इधर चल रहा है, तो जिस लाइन में आपका ये चल रहा है, ठीक है, जिस एक्सिस में चल रहा है, वो आपका जो लाइन है, जिस लाइन में मूव कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द वेक्टर। तो पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर का मतलब क्या होता है? पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर का मतलब होता है आपका कि अगर आपको एक वेक्टर गिवन है तो आपके पास ये छूट होती है कि आप इस वेक्टर को इस लाइन ऑफ एक्शन में आगे पीछे कहीं पर भी मूव करा सकते हो। आप चाहे इस वेक्टर को यहाँ से उठा करके इस लाइन में आगे ऐसे रख दो, याद रखें इसी लाइन में ही ऐसे रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर रखो वेक्टर, यहाँ पर रखो वेक्टर, बात एक ही है। इस वेक्टर को उठा करके आप इधर ऐसे रख दो, इधर इसी लाइन ऑफ एक्शन में, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग आप किसी भी वेक्टर को जो है शिफ्ट कर सकते हो। जिस लाइन ऑफ एक्शन में वेक्टर है आपका, आप उस लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग उस वेक्टर को आगे पीछे कहीं पर भी शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। लाइन ऑफ एक्शन का मतलब पहली बात समझ में आ रहा है? लाइन ऑफ एक्शन का मतलब है कि जिस लाइन में वेक्टर वर्क कर रहा है, जिस लाइन में वेक्टर वर्क कर रहा है उस लाइन में आप आगे पीछे कहीं भी वेक्टर को शिफ्ट करा सकते हो। एक प्रॉपर्टी तो ये। और दूसरी चीज, या तो आप लाइन ऑफ एक्शन में शिफ्ट करा सकते हो, मूव करा सकते हो आगे पीछे वेक्टर को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर इस लाइन ऑफ एक्शन के पैरेलल, याद रखो लाइन ऑफ एक्शन के पैरेलल अगर कोई दूसरी लाइन ऑफ एक्शन है, जैसे सपोज ये एक लाइन ऑफ एक्शन थी और इसके पैरेलल एक दूसरी लाइन ऑफ एक्शन है, इसके पैरेलल एक दूसरी लाइन ऑफ एक्शन ये है, ठीक है। तो आप चाहो तो इस वेक्टर को शिफ्ट करा करके इधर भी बना सकते हो, इधर भी वेक्टर आपको जो है मूव कर सकता है। यानी कि पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर का मतलब क्या है? द वेक्टर कैन बी शिफ्टेड एनीवेयर अलोंग इट्स लाइन ऑफ एक्शन और पैरेलल टू इट्स लाइन ऑफ एक्शन। कि आप किसी वेक्टर को उसके लाइन ऑफ एक्शन यानी जिस लाइन में वो वर्क कर रहा है उस लाइन में आगे पीछे कहीं पर ही मूव करा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और साथ ही साथ जिस लाइन में मूव कर रहा है उसके पैरेलल भी अगर आप कहीं उस वेक्टर को शिफ्ट करना चाहो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड द पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर, ठीक है, समझ रहे हो? ये चीज़ आपका, सपोज आपका एक वेक्टर है, ठीक है, सपोज आपका एक वेक्टर ए बी है। अब आपने क्या किया, इस वेक्टर को लेंथ आपने चेंज नहीं की, यहाँ ड्रॉ कर दिया, तो आपका ये भी अब भी वेक्टर ए बी ही रहा, ये भी आपका अब भी वेक्टर ए बी ही है, यहाँ हो या यहाँ हो बात एक ही है, क्योंकि आपने उसकी लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग शिफ्ट किया है। या फिर आपने इसको उठा करके यहाँ पैरेलल शिफ्ट कर दिया, इधर से इधर कर दिया। याद रखो पैरेलल ही करना है, आप ऐसे कुछ नहीं कर सकते, पैरेलल एकदम। आपने पैरेलल शिफ्ट कर दिया तो ये भी वेक्टर आपका ए बी ही है, वेक्टर में कोई चेंज नहीं आया। तो यानी कि वेक्टर को अगर आप उसकी लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग या फिर उसकी लाइन ऑफ एक्शन के पैरेलल
कहीं पर भी शिफ्ट कर सकते हो, वेक्टर में कोई चेंज नहीं आता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल आपका प्रॉपर्टी है वेक्टर की, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। आपको माइंड में रखनी होगी, आगे चल के आपको ये हेल्प करेगी। क्वेश्चन जब सॉल्व करते हो आप, तो पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर की आप जहाँ चाहो, जैसे आप क्वेश्चन के हिसाब से, अगर कहीं आपको क्वेश्चन में कुछ दिक्कत आ रही है तो आप वेक्टर को आगे पीछे अपनी तरफ से खुद से ही शिफ्ट करके आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बस कंडीशन क्या है, या तो उस लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग शिफ्ट करा सकते हो आप, या फिर उस लाइन ऑफ एक्शन के पैरेलल शिफ्ट करा सकते हो। तो अलोंग या पैरेलल कहीं पर भी आप शिफ्ट करा सकते हो। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, इस चीज को पढ़ते हैं। तो सपोज आपको जैसे दो वेक्टर गिवन है, ये ए वेक्टर है सपोज, और ये मान लो आपका बी वेक्टर है। ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, और आपको बताना क्या है, एंगल बिटवीन द वेक्टर। आपको इन वेक्टर्स के बीच का एंगल बताना है। तो इन वेक्टर्स के बीच का एंगल जो है कितना होगा, उस चीज को समझते हैं। तो दो वेक्टर अगर आपको गिवन है, तो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने के लिए जो पहली आपको कंडीशन ये है कि आपको जो वेक्टर की टेल्स हैं, आप जानते हो ये वेक्टर की टेल होती है और ये वेक्टर की हेड होती है। ठीक है, ये जिधर एरो लगा हुआ है ये वेक्टर का हेड है, और ये पीछे वाला पार्ट वेक्टर का टेल है। तो ये हेड, तो ये वेक्टर का हेड है और ये वेक्टर का टेल है। ठीक है, तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड करने के लिए जो पहली कंडीशन है वो ये है आपका, टेल्स मस्ट बी कोइंसाइड। आपको दो वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड करना है, तो पहला काम तो आप क्या करो कि उनकी टेल्स जो है वो एक ही पॉइंट पर आपकी आ जानी चाहिए। ठीक है, टेल्स जो है आपका एक ही पॉइंट पर आ जानी चाहिए। तो आपको देखो अभी इनकी टेल्स जो अलग अलग पॉइंट पर है, आपको एक ही पॉइंट पर लेकर के आना है। तो इनकी टेल्स को एक ही पॉइंट पर लाने के लिए अब जो हमने पीछे प्रॉपर्टी पढ़ी पैरेलल शिफ्टिंग, उसी प्रॉपर्टी के यूज करेंगे, और उस प्रॉपर्टी के यूज करके इन दोनों वेक्टर्स को जो है हम एक ही पॉइंट पर इनकी टेल्स को लेकर के आएंगे। ठीक है, तो आप देखो ये वेक्टर है, इस लाइन ऑफ एक्शन में वर्क कर रहा है, तो इसको आप इसके पैरेलल इधर ऐसे शिफ्ट कर सकते हो, इधर। ठीक है, आपको देखो पैरेलल शिफ्ट करोगे इधर आएगा, इधर ऐसे हो जाएगा इधर, और फिर आप इसको आगे पीछे भी खिसका सकते हो, तो यानी कि इधर आ जाएगा। तो आपका क्या बन गया, ये कुछ ऐसे, ये ए था और ये बी है। समझ में आ रहा है, आपने पैरेलल शिफ्ट कर दिया, ये वेक्टर था। अब आपके पास छूट है कि अगर आप चाहो तो जरूरत हो आपको तो वेक्टर्स को पैरेलल शिफ्ट करा सकते हो आप। तो आपको हमें यहाँ पर जरूरत है, हमें निकालना है एंगल बिटवीन टू वेक्टर, और एंगल निकालने के लिए जो पहली कंडीशन ये है कि आपका टेल्स जो है दोनों वेक्टर की वो एक ही पॉइंट पर होनी चाहिए। तो टेल्स एक ही पॉइंट पर लानी है, तो टेल्स एक ही पॉइंट पर लाने के लिए क्या करेंगे हम, जो ये वेक्टर था आपका, ये जो बी वेक्टर था, इस बी वेक्टर को हमने पैरेलल जो है शिफ्ट करा दिया। जब पैरेलल शिफ्ट करा दिया तो ये जो है कुछ इस तरीके का बन गया। अब इस तरीके का बन गया जब, तो आप देखो यहाँ पर दो एंगल बन रहे हैं, एक तो ये θ1 और एक ये एंगल भी बन रहा है θ2। अब बात आती है कि छोटा वाला एंगल लें, तो छोटा वाला एंगल लें कि बड़ा वाला, यानी θ1 लें या θ2 लें। तो आपको जो पहला पॉइंट याद रखना है, टेल्स मस्ट बी कोइंसाइड, और दूसरा पॉइंट जो याद रखना है आपका, द स्मॉलेस्ट एंगल, स्मॉलेस्ट एंगल between two vectors, smallest angle between two vectors is defined as angle between the vectors. The smallest angle between two vectors is defined as angle between the vectors. तो यहाँ पर आपका θ1 भी है और θ2 भी है। तो जो छोटा एंगल है वो कौन सा है, θ1। तो ये θ1 है, ये θ1 जो है आपका, उसको हम बोलेंगे
एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। आपको जो वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या है वो है आपका θ1। ठीक है, तो आपको दो कंडीशन जो माइंड में रखनी है, पहली ये कि जो टेल्स है वो आपका कोइंसाइड होनी चाहिए, यानी एक ही पॉइंट पर होनी चाहिए, और दूसरा जो है आपका ये कि जब टेल्स कोइंसाइड हो जाएं उसके बाद आपको चेक करना है कि जो स्मॉलेस्ट एंगल दोनों वेक्टर के बीच में कितना बन रहा है, और जो स्मॉलेस्ट एंगल दोनों वेक्टर के बीच में बनता है दैट एंगल इज कॉल्ड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। ठीक है, और भी जैसे हम कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे सपोज ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। ठीक है, तो इधर θ1 है और इधर θ2 है। अब एंगल बिटवीन द वेक्टर कौन सा है, आपको समझ में आ रहा होगा, θ1 बड़ा है θ2, θ2 बड़ा है, तो एंगल बिटवीन द वेक्टर क्या हो गया θ1। सपोज ये है, ठीक है, अब यहाँ पर आपका θ1 बड़ा है θ2, आपको दिख रहा होगा θ1 बड़ा है θ2 छोटा है, तो जो एंगल छोटा होता है उसको हम बोलते हैं एंगल बिटवीन द वेक्टर। तो एंगल बिटवीन द वेक्टर यहाँ पर क्या है, θ2 इज एंगल बिटवीन द वेक्टर। ठीक है, तो देखो एक चीज अगर आपको समझ में आ रही हो, जैसे आपका ये यहाँ पर θ1 है, अब सपोज एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर बी है। अब सोचो ये है θ1 और θ2 दोनों इक्वल है, यदि 180 180 है, तो अब यहाँ पर आप कोई भी बोल सकते हो, आप θ1 भी एंगल बिटवीन द वेक्टर हो सकता है और θ2 भी एंगल बिटवीन द वेक्टर्स होता है, और यहाँ पर θ1 और θ2 कितना है 180। ठीक है, इसी को बोल देते हैं पाई एंगल, पाई रेडियन। तो आप अगर एक बात समझो, पहले यहाँ से जब आप एंगल बढ़ाते जा रहे हो तो जब तक ये वाला एंगल जो है वो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स है, फिर 180 में कोई सा भी हो गया, फिर आपने 180 से ज़्यादा बढ़ा दिया तो फिर आपका ये दूसरा वाला होने लगा, है ना। यानी कुल मिलाकर अगर आप देखो, यहाँ से पहले एंगल बढ़ेगा कितना, 0 से लेकर के 180 तक बढ़ा, पहले यहाँ पर आपका कुछ था फिर यहाँ पर कुछ है, तो एंगल बिटवीन द वेक्टर 0 से लेकर 180 तक बढ़ेगा। फिर उसके बाद जब 180 से ज़्यादा बढ़ जाएगा आपका ये एंगल जो है दोनों वेक्टर्स के बीच का, ये वाला एंगल 180 से ज़्यादा बढ़ गया, तो फिर उसको एंगल बिटवीन द वेक्टर बोलेंगे नहीं, फिर किसको बोले लगेंगे हम, दूसरे वाले को। तो सीधी सी बात, जब ये वाला 180 से बड़ा है भाई टोटल 360 होता है, तो ये वाला 180 से बड़ा है तो 360 में 180 से बड़ा को सबसेट करोगे, यानी ये वाला एंगल जो है 180 से छोटा आएगा। तो यानी कि आपका जो दो वेक्टर के बीच का एंगल है वो कभी भी 180 डिग्री से ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैन नॉट बी मोर देन 180 डिग्री। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको। भाई क्या था कि आपका सपोज दो वेक्टर ऐसे हैं, ये ए और बी, ये θ1 ये θ2, तो यहाँ पर एंगल बिटवीन द वेक्टर क्या है θ1, क्योंकि जो छोटा वाला है वो लेंगे हम। ठीक है फिर सपोज ऐसे हो गया, ये θ1 ए वेक्टर बी वेक्टर θ2, अब भी क्या है θ1 ही है, छोटा वाला है, तो अब भी देखो ये भी 180 से छोटा है, ये भी 180 से छोटा है। अब देखो जस्ट अपोजिट हो गए, जब जस्ट अपोजिट हो गए तो आपका θ1 θ2 दोनों 180 180 हैं, अब कोई भी हो सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद ऐसे हो गया सपोज, अब जब देखो ऐसे हो गया तो ये θ1 वाला एंगल चल रहा था, θ2 हो गया, तो अब देखो अब तो θ1 एंगल बिटवीन द वेक्टर रहा ही नहीं ना, अब तो एंगल बिटवीन द वेक्टर क्या हो गया θ2, क्योंकि हमें क्या करना है छोटा वाला एंगल लेना है, तो छोटा वाला एंगल लेना है तो छोटा वाला एंगल कौन सा है θ2, तो ये 180 से छोटा हो गया, यानी कि आपका जो एंगल बिटवीन द टू वेक्टर है वो आपका कितना होगा 0 से लेकर के आपका 180 तक हो सकता है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैन नॉट बी मोर देन 180 डिग्री, 180 डिग्री से बड़ा आपका दो वेक्टर के बीच का एंगल नहीं हो सकता।
और भी कुछ चीज़ हम समझ लें, जैसे आपने पढ़े थे पैरेलल वेक्टर। तो पैरेलल वेक्टर आपको क्या था, सेम डायरेक्शन में थे। पैरेलल वेक्टर जो थे सेम डायरेक्शन में थे। सेम डायरेक्शन का मतलब क्या है, आप शिफ्ट करा दोगे तो पहला वाला दूसरे के ऊपर ही आ जाएगा, और जब ऊपर आ जाएगा दोनों एक दूसरे के ऊपर आ गए तो एंगल कितना है, 0। यानी कि दो अगर पैरेलल वेक्टर हैं तो उनके बीच का एंगल कितना होगा, 0। अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो उनके बीच का एंगल कितना होगा, 0। ठीक है। सपोज दो वेक्टर एंटी पैरेलल हैं। एंटी पैरेलल मतलब आपका एक इधर था और एक इधर था, और आप जब एक दूसरे के ऊपर शिफ्ट कराओगे उनके पैरेलल शिफ्ट से, ये इसके ऊपर आ जाएगा, फिर आप आगे शिफ्ट करा दोगे तो ए ऐसा हो गया और बी ऐसा हो गया, है ना, इस डायरेक्शन में। यानी कि आपका एंटी पैरेलल वेक्टर के लिए, एंटी पैरेलल मतलब जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, तो एंटी पैरेलल वेक्टर के लिए क्या होगा, आपका एंगल कितना होगा बताओ। पैरेलल में तो समझ में आ रहा है, एक के ऊपर दूसरा आ गया, नहीं एंगल 0 बन रहा है, एक दोनों एक दूसरे के ऊपर ही है। और यहाँ पर एंटी पैरेलल में आपका एक इधर है और एक इधर है, यानी एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री। तो अगर वेक्टर एंटी पैरेलल है तो फिर एंगल कितना होगा, 180 डिग्री, है ना। इसी तरीके से अगर आपको गिवन है कि वेक्टर परपेंडिकुलर है तो फिर कितना होगा एंगल, 90 डिग्री। समझ रहे हो। एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसे, जैसे ये गिवन है आपको, ये कुछ नहीं है, ये एंगल है θ1। अब आपको बताना है कि एंगल बिटवीन द वेक्टर कितना होगा। एंगल बिटवीन द वेक्टर कितना हो गया, क्या एंगल बिटवीन द वेक्टर θ1 ही है, बताओ सोचो। देखो पहली कंडीशन हमारी, टेल्स मस्ट बी कोइंसाइड। क्या टेल्स एक ही पॉइंट पर हैं, नहीं है ना, तो पहली कंडीशन तो आपकी पूरी हो ही नहीं रही। टेल्स आपका एक ही पॉइंट पर नहीं है, तो पहले हमें वही कंडीशन पूरी करनी होगी, टेल्स जो है आपको एक ही पॉइंट पर लानी होगी। अब इनकी टेल्स कैसे एक पॉइंट पर आएंगी, अब इनकी टेल्स एक पॉइंट पर लाने के लिए आप देखो क्या कर सकते हो, इसको अगर आप पैरेलली इधर शिफ्ट करा दो, ऐसे इधर ले आओ, ये ए जो कहते हो, और पी को जो है आप पैरेलल चाहो तो शिफ्ट करा सकते हो, हमने पढ़ी हुई पैरेलल शिफ्टिंग, यानी कि आप इसको जो है ऐसे शिफ्ट करा करके इधर ले आओ, इधर ले आए आप, इसको आप शिफ्ट करा करके आप इधर ले आए। ठीक है, अब आपकी पहली कंडीशन पूरी हो गई। क्या थी आपकी पहली कंडीशन, टेल्स मस्ट बी कोइंसाइड। अब जो टेल्स हैं आपकी वो कोइंसाइड हो गई, अब टेल्स जो है एक ही पॉइंट पर आ गई। समझ आया, पहली कंडीशन यानी आपको पूरी करानी है, टेल्स जो एक ही पॉइंट पर होनी चाहिए। तो टेल्स कैसे एक ही पॉइंट पर लाए हमने, तो हमने इसको पैरेलल शिफ्ट करा दिया, इधर पहुंच गया, पैरेलल शिफ्ट करा दिया, इधर पहुंच गया। अब देखो एंगल की बात करते हैं, तो ये वाला एंगल θ1 था, ये क्या ये θ1 है, नहीं, आप समझो इधर से पैरेलल शिफ्ट हुआ है, इधर सोचो ऐसे आएगा ऐसे आएगा ऐसे आएगा, तो जब ये ऐसे चला आ रहा है इधर आ गया ऐसे यहाँ पर, तो ये वाला एंगल है ये एंगल बिटवीन द वेक्टर, ना कि ये θ1 तो ये हो गया, θ1 तो आपका ये हो गया, ये बाहर वाला। भाई आप सोचो अगर मान लो इसको पीछे नहीं, आप इसको आगे शिफ्ट करा दो, तो इसको आगे शिफ्ट करा दोगे यहाँ पहुँच जाएगा, टेल्स एक ही पॉइंट पे आ जाएंगे। जब ये आगे पहुँच जाएगा आपका समझो तो कुछ ऐसा हो गया, ये आगे पहुँच के यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो यानी ये θ1 हो गया ये। तो एंगल बिटवीन द वेक्टर आपका असल में θ1 नहीं है, ये होगा ये, और ये कितना होगा आपका टोटल 180 है, ये आपका 180 में से θ1 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपका एंगल बिटवीन द वेक्टर कितना हो गया, एंगल बिटवीन द वेक्टर कितना है, 180 माइनस θ1। समझ आ रहा है, आपका वेक्टर था एक इधर है ए वेक्टर और एक इधर है बी वेक्टर। ऐसे समझ लो थोड़ा सा, ये ए वेक्टर था और ये बी वेक्टर था, और आपको एंगल गिवन है ये θ1 ये वाला, तो आपको बताना है एंगल बिटवीन द वेक्टर कितना होगा। तो एंगल बिटवीन द वेक्टर निकालने के लिए सबसे पहले आपकी टेल्स जो कोइंसाइड होनी चाहिए, तो अब चाहे इसको आप इधर शिफ्ट करा के इधर ले आओ, इसको इधर शिफ्ट करा दो, सोचो आपने इसको इधर आगे शिफ्ट करा दिया, आगे ले आए आप, ये यहीं का यहीं है, ठीक है। तो एंगल जो था आपका ये वाला θ1 था, तो आपको दो एंगल बन रहे हैं अब ए और बी के बीच में, आपका एक ये और एक ये। तो आपको पता है जो छोटा वाला एंगल है उसको एंगल बिटवीन द वेक्टर लेते हैं, तो पूरा 180 आपको पता है ये θ1, और सीधी सी बात आपको दिख रही है ये एंगल जो है आपका, ये वाला एंगल बड़ा होगा और ये वाला एंगल जो है आपका छोटा है,
यानी ये एंगल कितना है आपका 180 माइनस थीटा 1, पूरा 180 होता है ना, उसमें थीटा 1 चला गया। और आपको क्लियर दिख रहा है कि ये वाला एंगल 90 से तो छोटा है ही, जब 90 से छोटा है तो इसका मतलब आपका ये वाला एंगल जो है बड़ा है। क्लियर दिख रहा है आपका ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों में से आपका ये वाला एंगल छोटा है, तो जो छोटा एंगल है वो हो गया एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो एंगल बिटवीन द वेक्टर यहाँ पर कितना हो गया 180 माइनस थीटा 1। एक क्वेश्चन और करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं हम। आपके कुछ वेक्टर के बने हैं, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है, और आपको फाइंड करना है एंगल बिटवीन द वेक्टर। ठीक है, ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स एक्सिस है, और ये आपका वाई एक्सिस है। आपको फाइंड करना है एंगल बिटवीन ए एंड बी, बी एंड सी, सी एंड ए। आपको फाइंड करना है ए और बी के बीच एंगल कितना है, बी और सी के बीच एंगल कितना है, एंड सी एंड ए के बीच एंगल कितना है। ठीक है, तो आप देखो, आप ऐसे नहीं बता सकते। पहली कंडीशन जो आपको पूरी करनी चाहिए वो क्या है आपका, द टेल्स मस्ट बी कोइंसाइड। तो टेल्स मस्ट बी कोइंसाइड। अब टेल्स को एक ही पॉइंट पर लाने के लिए हम क्या करते हैं, आप चाहो तो इन सारे वेक्टर्स को जो है आप पैरेलल शिफ्ट कर सकते हो। इसको पैरेलल शिफ्ट करा सकते हो, यहाँ तक ला सकते हो, इसको पैरेलल शिफ्ट करा करके यहाँ पर ला सकते हो, और इसको पैरेलल शिफ्ट करा करके भी यहाँ पर ला सकते हो। यानी हम तीनों वेक्टर को जो है ओरिजिन पर लेकर के आएंगे, और आपको पता है कि पैरेलल शिफ्ट करा रहे हैं तो इनके एंगल पर कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो आप ले आए, ये हो गया आपका बी वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर 60 डिग्री, ये हो गया ए वेक्टर 45, और ये हो गया आपका सी वेक्टर 30 डिग्री। ठीक है, आपने इसको इधर पहले शिफ्ट करा दिया, इधर एंगल 60, इसको आपने इधर शिफ्ट कर दिया, इधर एंगल 45, और इसको आपने इधर शिफ्ट कर दिया, इधर एंगल 30। अब आप देखो फाइंड कर सकते हो ए और बी के बीच में एंगल कितना है। अब देखो ये पूरा 90 होता है एक्स और वाई के बीच में, ये भी कितना होगा 45। तो एंगल बिटवीन ए एंड बी कितना है, देखो आप 60 एंड 45, यानी कि 105 डिग्री है ना। तो ये पूरा एंगल हो गया 60 एंड 45, 105 डिग्री। एंगल बिटवीन बी एंड सी कितना है, बी और सी के बीच एंगल देखो कितना बन रहा है, पूरा 60, 45, 45, 90 और 30, यानी कि पूरा कितना हो गया 180। तो बी और सी के बीच का एंगल कितना हो गया 180। ठीक है, सी और ए के बीच में देखो कितना बन रहा है एंगल, सी और ए के बीच में ये कितना है 45 एंड 30, यानी कितना हो गया आपका 75 डिग्री। ठीक है, थैंक यू।